स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भाई हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़ ली। कैथोड रेस कंप्लीट, एनोड रेस कंप्लीट, सारी कहानी इनके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब हमें जो अगली चीज सीखनी है वो है क्या, तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज 0 and 1 यानी कि न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन आता है कि जब हम लोगों ने एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया, फिर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी डिस्कवर कर लिया, हम लोगों ने ये भी देखा कि इस पर चार्ज है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और इस पर चार्ज है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका मास ठीक ठाक था, कितना था, 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 करके, और इसका मास था इसका 1/1837 टाइम्स। तो इसका मास तो निग्लिजिबल था, इसका मास था मतलब बड़का था। ठीक है, जो काउंटेबल मास की कैटेगरी में आ रहा था, यानी कि इनसे काफी ज्यादा मास था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल की पहले नंबर पे तो क्या करनी पड़ी, पहले नंबर पे हाइपोथेसिस लानी पड़ी, सोचना पड़ा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होगा एटम के अंदर, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, इसे क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, तो भाई कहानी शुरू करते हैं कि नीड क्या थी। तो नीड की कहानी आई यहां से कि जब हम लोगों ने मास देखा ना, अगर हम लोग कहते हैं कि एटम एक फंड, पहले डाल्टन सर कहते थे कि एटम को डिविजिबल नहीं किया जा सकता, फिर हम लोगों ने निकाला कि एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से, फिर पता चला कि एटम मिलके बना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था यार, इसका मास तो निग्लिजिबल था। ठीक है, इसका मास तो निग्लिजिबल था, तो अगर हम कहते हैं कि मास ऑफ एटम बताओ, आप मास ऑफ किसका बताओ, एटम का, तो आप कहते हैं भाई जितना होगा मास ऑफ प्रोटॉन्स, जितना मास ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही क्या होगा, लगभग मास ऑफ एटम के बराबर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट यही था कि प्रैक्टिकली ऐसा पाया नहीं गया। प्रैक्टिकली जब देखा गया तब क्या मिला कि मास ऑफ जो एटम था ना, वो क्या आता था, काफी ज्यादा आता था मास ऑफ प्रोटॉन से। हालांकि हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं आया, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, 1H1 में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं आया। लेकिन बाकी की चीजों के लिए जो मास ऑफ एटम था वो मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा आता था। और इसका केवल एक रीजन हो सकता था कि भाई चार्ज तो बैलेंस हो गया है, दिक्कत किसकी थी, मास की। तो इसके अंदर एक किसकी हाइपोथेसिस लाई गई, एक न्यूट्रल पार्टिकल की हाइपोथेसिस लाई गई। और ये कौन लाए थे, ये लाए थे मिस्टर रदरफोर्ड जी, जिनका हम लोग अभी आगे मॉडल पढ़ेंगे, वहां पर एक बार फिर से ये बातें डिस्कस होंगी। तो रदरफोर्ड जी ने ये बात बताई थी 1920 में कि भाई एटम जो होगा उसके अंदर कोई एक ऐसा पार्टिकल और एग्जिस्ट करता होगा जिसके पास मास तो होगा लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली वो पार्टिकल न्यूट्रल होगा लेकिन उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। और लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल थ्योरी दी, वो कोई ऐसा प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं ला करके रख पाए जिससे ये साबित कर देते कि हाँ भाई नेचुरली ये पार्टिकल पाया गया। और उस बात को सही साबित किया मिस्टर जेम्स चैडविक में 1932 में। 1932 में उन्होंने एक ऐसा प्रैक्टिकल किया जिसमें उन्होंने जो न्यूट्रॉन पार्टिकल था उसे क्या किया, न्यूट्रॉन पार्टिकल को फ्री स्टेट में थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एग्जिस्ट करा लिया। ठीक है, और वहां से हमें 3 पार्टिकल मिले, इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला और न्यूट्रॉन मिले। तो भाई चलते हैं उस प्रैक्टिकल की तरफ, उन्होंने किया क्या, असल में हुआ क्या, उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी रेडियो एक्टिविटी की होनी चाहिए। एक लेक्चर पड़ा हुआ है और उसको आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, हालांकि प्लेलिस्ट में काफी नीचे है, कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है, तो चलिए भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो 3 तरीके के पार्टिकल इमिट करते हैं, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, 2He4 के ऊपर कितने प्लस, डबल प्लस। ठीक है, हीलियम एटम का डबल प्लस वाला आयन, इसका मतलब क्या होता था, -1 बीटा नॉट, और ये तो क्या होती थी, ये तो होती थी भाई रेडिएशन। तो जेम्स चैडविक सर ने इस पार्टिकल का यूज किया क्योंकि इसकी हम लोगों ने पेनिट्रेटिंग पावर देखी है कितनी होती है, 1/10 टाइम्स इसकी वेलोसिटी होती है ऑफ लाइट, ये इसकी स्पीड होती है। और इसकी अगर हम लोग देखें तो 0.01 सेंटीमीटर एल फॉइल को ये क्या कर सकता था, 0.01 सेंटीमीटर एल फॉइल को ये क्या कर सकता था, भेद करके इधर से उधर निकल जाता, आर पार निकल सकता था। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने ली बेरिलियम की फॉइल ली, 4Be
9। और यहाँ पर तो केमिस्ट्री में जिसे नहीं कहते कि अगर पहली बार या चैनल पे पहली बार आए हो या फिर पहली बार ऐसी चीजें पढ़ रहे हो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का, तो ये जादू टाइप का हुआ। क्या हुआ, बेरिलियम की फॉइल और उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की गई, ठीक है, लगातार अल्फा पार्टिकल्स डाले गए। और जब अल्फा पार्टिकल डाले गए तो एक एलिमेंट, ध्यान से सुनना बात को, आर्टिफिशियल एलिमेंट को बनाने की शुरुआत यहीं से होती है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 बेरिलियम की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स को डाला और एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब उन्होंने किया क्या, उन्होंने यहां पर डाला 2He4, ठीक है, और उधर जब गए रिएक्शन हुई तो इसने इसको हिट किया और मिला आपको 6C12। अब ध्यान से समझना बात को, 6C12 बेरिलियम की फॉइल कन्वर्ट हो गई किसमें, कार्बन में। ऐसा लगा कि कार्बन का मतलब समझते हो, कार्बन का मतलब लगा कि वो फॉइल जो है वो जल रही है, जबकि जल नहीं रही थी, वो बेरिलियम किसमें कन्वर्ट हो रहा था, कार्बन में कन्वर्ट हो रहा था। और जब ऐसा हुआ तो देखो नीचे का मास भाई, नीचे का नंबर देखो, 4 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ कितना आ गया 6, परफेक्ट है। यहाँ था 9, यहाँ था 4, 9 और 4 13, लेकिन यहाँ क्या आया, यहाँ आया केवल 12। मतलब अभी एक यूनिट मास, प्रोटॉन वाला एक यूनिट मास कहीं ना कहीं रह रहा था। और क्या हुआ, वो निकला फ्री स्टेट में, जिसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया किससे, 0n1 से, और इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पार्टिकल को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर अगर मास देखते तो आता 1.672 होता था प्रोटॉन पे, 2 हटाओ और 5 लगा, यानी कि 1.675 इंटू 10 टू द पावर वही 24। ठीक है, यानी कि इसका मास नियर अबाउट आया किसके, प्रोटॉन के। थोड़ा सा ज्यादा था, हल्का सा ज्यादा था, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं था। ठीक है, वो बातें आगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। आइंस्टीन का इक्वल टू mc², तो इसके ऊपर चार्ज नहीं था, तो इसका मास थोड़ा सा क्या था, ज्यादा था, लेकिन नियर अबाउट हम कह सकते थे कि प्रोटॉन के बराबर ही था। और इस पार्टिकल पर चार्ज की अगर बात करते तो चार्ज क्या था, 0 था। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमें निकालना होता नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हमें क्या निकालना होता, सॉरी नंबर ऑफ 0n1 न्यूट्रॉन, तो हम क्या करते, टोटल मास में से क्या माइनस कर देते, हम लोग माइनस कर दे किसकी नंबर को, प्रोटॉन्स को माइनस कर देते, और हमें क्या मिल जाता, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उस सब्सटेंस में मिल जाते या उस एलिमेंट में मिल जाते। क्लियर हो गई बात। तो यहां से डिस्कवरी किसकी हुई भाई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो अब हमें सीखना है कि इन फंडामेंटल पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एटम के अंदर कहां पर होती है, जिसके लिए हमें कई सारे फेलियर्स पढ़ने पड़ेंगे, कई सारे मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, और लास्ट में जाकर के हम बिल्कुल जो निर्णायक चीज होगी वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो भाई हमें क्या पढ़ना है, एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं कि सीरीज में आगे हमें और क्या क्या मिलेगा। आगे हमें मिलेगा सबसे पहले नंबर पे, तो अब एटम की इमेज बनाओ अपने दिमाग में कैसी होगी। एटम के अंदर एक चीज है निगेटिव, एक है पॉजिटिव, और एक है न्यूट्रल, यानी कि ये 3 हमारे क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं। ठीक है, तो पहला मॉडल जो आएगा उस टाइम इसकी तो डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, यानी कि ये 2, इस पर हम लोग पढ़ेंगे किसको, जे थॉमसन को। ठीक, उसके बाद इन्हीं 2 पर हम लोग किसको और पढ़ेंगे, रदरफोर्ड को। और उसके बाद में हम लोग किसको पढ़ेंगे, जब तीनों आ जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल। क्लियर, ये 3 मॉडल आसान है, 9th में भी थे, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। ठीक है, बहुत आसान है, ये तो काफी ज्यादा आसान है, ये भी अच्छा है। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हो, बोर्ड्स मॉडल भी बढ़िया है, बस वहां पर एक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट और आएगा। और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे अपना बढ़िया टॉपिक, जो फर्स्ट ईयर के लेवल से आपको उठा करके ले जाएगा उस लेवल पे जिसपे मैं चाहता हूं कि आप चलो। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। और इस वेव मैकेनिकल मॉडल से हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, डुअल नेचर। और जब इसकी शुरुआत होगी, मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, जब इसकी शुरुआत होगी तो दुनिया बदल जाएगी केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की दुनिया बदल जाएगी, और आपके पढ़ने का तरीका भी शायद बदल जाए। आप ये जो रटते हो, इन चीजों को रटना धीरे धीरे करके आप क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई, आज हम लोगों ने क्या कर लिया, न्यूट्रॉन कंप्लीट कर लिया पूरी तरीके से। 2-3 चीजें और है, वो भी और डिस्कस कर लेते हैं। पहली कौन सी है, एक चीज और डिस्कस कर लो, वो है हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, हालांकि मैंने कई सारे वीडियोस में कर रखा है इसे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे बस वही। आप कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होते थे, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे पर आसानी से हो सकता है। हालांकि ये बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ न्यूट्रल एटम। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप बिल्कुल ये बात लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही माना जाता है और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। ठीक है, अगला क्या आता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जो सीरीज है उसमें इन टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है? क्लियर किया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास को लिखते हैं ए से। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ 0 and 1 यानी कि न्यूट्रॉन। भाई सीधी सीधी बात है, इसी दिक्कत से तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो भी होंगे वो हमारा क्या आएगा? एटॉमिक मास आएगा। तो भाई देख लो साफ साफ, अगर ए में से जेड माइनस कर दें यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कट जाएगा और क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 2-3 चीजें और है। कौन सी? आइसोटोप्स। आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जैसे 6C12, 6C13, 6C14 या 1H1, 1H2, 1H3। कहने का मतलब यह है एटम सेम होता है लेकिन एटम सेम होता है लेकिन उसका मास डिफरेंट होता है। मास डिफरेंट होने का मतलब समझते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे यहां पर देखें तो ये हो गया क्या? इसका ये हो गया मास, ये हो गया नंबर। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12-6 यानी कि 6। यहाँ कितने हैं? 13-6 यानी कि 7। यहाँ कितने हैं? 14-6 यानी कि 8। ठीक है, तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होना बट एटॉमिक मास का अलग अलग होना। या आप सीधे नंबर पे सीधे वे में क्या कह सकते हो? नॉर्मल वे में क्या कह सकते हो कि एलिमेंट सेम होता है, एलिमेंट सेम होता है बट उसमें क्या होता है? उसके मासेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा अगली बार कौन सी आती है? आइसोबार्स की भी ये भी पढ़ रखा है सबने। आइसोबार्स का मतलब होता है कि मास क्या हो? सेम हो। एटॉमिक मास आपका सेम हो बट एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाए? एटॉमिक नंबर आपका बिल्कुल एक एटॉमिक नंबर आपका क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन आपका एटॉमिक मास जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पर एलिमेंट आप कह सकते हो डिफरेंट होंगे। एलिमेंट डिफरेंट, जैसे एग्जांपल किसका ले सकते हो? काफी जगह भर गई, आर्गन का और कैल्शियम का। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ये सारी बातें आपको पता है बट हाँ ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रफ आइडिया आ जाना जरूरी है कि एटम को 3 चीजों ने मिलकर बनाया। उसके बाद में ये चीजें हमें पढ़नी है। एटॉमिक नंबर अगर कोई कहता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओगे, जेड बताओगे। अगर एटॉमिक मास कोई कहता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओगे। तो अगली वीडियो हम लोग शुरू करेंगे जे थॉमसन के मॉडल से और कोशिश करेंगे कि जे थॉमसन को हम लोग एक ही वीडियो में हो भी जाएगा, छोटा सा टॉपिक है एक ही में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वीडियोस का इंतजार करिए, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोरबरी। और उसके बाद में मैं अपने हिसाब से 2 दिन में 3 दिन में ही भले एक वीडियो डालूं, लेकिन उसके बाद में एक एक वीडियो जो आएगी वो एक एक वीडियो आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।